गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। आज हम अगेन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ये सीरीज है जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं उन पे चर्चा करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह से टैकल करना है। और प्लस आपको बता दें कि DSSS के लिए ये सीरीज ज्यादातर बेसिकली, वैसे तो ये UGC नेट, PGT, यूपी PGT, बिहार सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, पर ये DSSS के लिए मेनली सीरीज में चलाई हूँ। तो आप सभी यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पोलपाथ के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, इस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम में जो इम्पोर्टेंट PDF वगैरह होती हैं एग्जाम के टाइम पर, तो वो वहां पर अपलोड कर दी जाती हैं, वहां से आप उनको अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पर TGT PGT के लिए सारा कोर्स आपको अवेलेबल होगा, अपलोडेड क्लासेस प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं, तो प्लेलिस्ट चेकआउट करें, वहां से अपने नोट्स बना के आप अपनी प्रिपरेशन विदाउट कोचिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी भी समाज के लिए राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है। किसके अनुसार ये बात कही गई है, कौन ऐसा कह रहा है? तो ऐसा कहने वाले जो है ऑस्टिन महोदय हैं। ऑस्टिन महोदय कहाँ से थे? ये इंग्लैंड से थे और इनकी बुक विधान शास्त्र पर व्याख्यान, जिस और इंग्लिश में इसे बोलेंगे लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसी में इन्होंने संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी से रिलेटेड अपने विचार दिए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट होगा। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने कहा कि संप्रभु राज के दिन अब लद चुके हैं? तो ये कहने वाले जो एडी लिंडसे हैं, इन्होंने ऐसा बोला है। और ये एडी लिंडसे कैसे हैं? बहुलवादी विचारक हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि लिंडसे एक बहुलवादी विचार है और इन्होंने ये कथन कहा है कि संप्रभुता राज्य के दिन अब लद चुके हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है? तो संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक कौन नहीं है? गार्नर महोदय हैं। ये संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत के आलोचक नहीं है, बाकी सभी आलोचक हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता युक्त है? तो कौन संप्रभुता युक्त है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, संघात्मक राज्य। संघात्मक राज्य जो है ये सभी क्या है? संप्रभुता युक्त हैं। और इसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सभी क्या है? संघात्मक राज्य हो जाते हैं। आपको जैसे कि पता ही है कि राज्य के जो है 4 जो मेन तत्व होते हैं, कौन होते हैं? प्रमुख तत्व 4 होते हैं, जिसमें से जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और संप्रभुता को सबसे प्रमुख या यूं कह लीजिए कि प्राण तत्व कहा गया है, और जिसके पास संप्रभुता नहीं है उसको राज्य नहीं माना जाता है। तो संरक्षित राज्य, न्यायिक प्रदेश और UNO जो कि एक संगठन है, संस्था है, ये सब क्या है? संप्रभुता युक्त नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लोकमत का आवश्यक रूप से अभिप्राय है। क्या है? विवेक पर आधारित राय है, बहुमत की राय है, राय जिसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय का कल्याण करना है, या सभी संबंधित लोगों की राय है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, राय जिसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय का कल्याण करना है, यानी कि संपूर्ण समुदाय का कल्याण होना चाहिए। जिस उद्देश्य में सारे समाज का हित नहीं है उसे जनहित नहीं कहा जा सकता है, यानी कि इसमें बहुसंख्यक भी और अल्पसंख्यक भी सभी प्रकार के जो समाज के समूह होते हैं इसमें समाहित होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सूची यहाँ पर 2 दी गई हैं और इनके उसके बारे में कुछ कथन है और नीचे कूट भी है। लॉर्ड एक्टन, लासवेल, परेटो एंड रॉबर्ट डाहल। इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। सेकंड क्या है? शक्ति भ्रष्ट करती है, निरंकुश शक्ति बिल्कुल ही विकृत कर देती है। थर्ड है, शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में एक सहभागिता है। चौथा कह रहा है, राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान है जो शक्ति, आधिपत्य अथवा सत्ता को समाहित करती है। तो सबसे पहले देखेंगे, इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, ये किसका है? ये परेटो का है, तो यहाँ पर कर देंगे। फिर शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देती है, तो ये बहुत ही फेमस है और किसका? एक्टन का है, यहाँ पे हम कर देंगे इसको। और शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में एक सहभागिता है,
तो ये किसका है? ये लास्वेल का है। ये लास्वेल का हो जाएगा। चौथा है राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान है जो शक्ति, आधिपत्य अथवा सत्ता को समाहित करती है। तो ये संबंधित है डाहल महोदय से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट होगा। 2, 3, 1, 4 ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है विधि शब्दावली की निम्न परिभाषा से किसने कानून को परिभाषित किया है? कानून संप्रभु की इच्छा का आदेश के समान अभिव्यक्तिकरण है जिसके राजनीतिक समाज के सदस्य उसका स्वाभाविक अनुपालन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बेंथम सही हो जाएगा। बेंथम एक उपयोगितावादी होने के नाते ये मानते हैं कि आज्ञा पालन और कानूनों के प्रति आदर, यानी कानूनों का मानना और कानूनों के प्रति आदर उसी सीमा तक होना चाहिए जिस सीमा तक व्यक्ति को उससे जो है लाभ मिल रहा हो। तो ये उपयोगितावादी हैं। बेंथम यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे। कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये दिया गया है सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। डिग्वी के द्वारा दे दिया गया। ये जो है दिया है, यही ऐसा बोलते हैं कि कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। यहाँ पर क्वेश्चन है कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है। यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये अरस्तू के द्वारा दी गई है। अरस्तू का मानना था कि जो शासन है ये हमेशा जो मिडिल लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, इनके हाथ में होना चाहिए, जिसको इन्होंने मध्यम जो है मार्ग के नाम से जाना है। और पॉलिटी जो है सबसे अच्छा शासन का सिस्टम जो है वो पॉलिटी को इन्होंने माना है अरस्तू के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे। राज्य विधि का सुस्त तथा जनक दोनों ही है। यह कथन संबंधित है किससे है? तो ये बहुत ही फेमस कथन है और ये मैकाइवर से संबंधित है। ये जितने भी यहाँ पर रखे गए हैं कथन, ये बहुत ही फेमस है, रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लें। और एक जगह सारे कथन लिख के अगर उसको आप डेली एक सरसरी निगाह से देख लेंगे तो आपके लिए एग्जाम में जो है बहुत फायदा मिलने वाला है। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि पहले कानून के द्वारा कानून के द्वारा राज्य बनाया जाता है, फिर वही राज्य जो है कानूनों का संचालन करता है, कानूनों को फिर से बनाता है। तो इसलिए राज्य विधि का सुस्त तथा जनक दोनों ही है, ऐसा मैकाइवर बोलते हैं। आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज ये काफी फेमस पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? ये पुस्तक जो है बहुत ही फेमस है, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसको कानून की आत्मा हिंदी में इसको बोलते हैं और इंग्लिश में द स्पिरिट ऑफ लॉज बोलते हैं। वैसे जितनी भी बुक्स हैं वो हिंदी शब्दों में लिखी रहेंगी, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो इंग्लिश में ही होगा। तो आप उसको इंग्लिश में ही ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश करें, हिंदी मीडियम वाले भी। द स्पिरिट ऑफ लॉज इसी तरह से लिख करके ज्यादातर आता है। और ये जो है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू द्वारा स्वतंत्रता पे सबसे ज्यादा काम किया गया, जो स्वतंत्रता का विषय है उस पर सबसे ज्यादा काम किया गया है। और उसी का नतीजा ये होता है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की उत्पत्ति होती है, जो कि अमेरिका में अच्छे से फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। डायसीन ने निम्न में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है? तो इन्होंने जिस बात पे सबसे ज्यादा जोर दिया है, जिसकी व्याख्या की है, वो विधि का शासन है। इनके अकॉर्डिंग इनका मानना ये है कि शासन व्यवस्था वही सबसे अच्छी है जहां किसी व्यक्ति का शासन ना हो, बल्कि विधि यानी कि कानून का शासन हो। कानून का शासन हो, व्यक्ति आते जाते रहेंगे, लेकिन जो कानून नियम है उसके अकॉर्डिंग वो शासन को चलाएंगे। ये जो है इनका इसी की व्याख्या इन्होंने की है डायसी ने। नेक्स्ट देखेंगे। बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य होना चाहिए अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ये इनका जो इनका दर्शन है वो इसमें ये सूत्र भी दिया गया है। अधिकतम उपयोगितावादी थे बेंथम, आप सभी को पता है। तो बोला है इन्होंने कि विधि वो हो, वही विधि सबसे अच्छी है जिसमें कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो। तो इन्होंने बोला कि इनकी जो विधि है वो कहाँ पर लागू हो सकती है सबसे ज्यादा? तो लोकतंत्र में, यानी कि लोकतंत्र में क्या है, अधिकतम लोगों का के
बेसिस पे काम किया जाता है तो उस पर जो है इन्होंने काम किया है। ये उपयोगितावादी थे और हर चीज को, किस कार्य को करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, तो जिसमें व्यक्ति को संतुष्ट हो, अधिकतम लोगों का सुख हो, वो काम, वो विधि बनानी चाहिए, और जिसमें अधिकतम लोगों को दुख पहुंचे तो वो विधि नहीं बनानी चाहिए। ऐसा जो है इनका एक ये बेसिक सा फॉर्मूला था। इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो नैतिकता एवं विधि निर्माण के सिद्धांत की रूपरेखा, इसी में इन बातों का इन्होंने जिक्र किया है। नेक्स्ट देखेंगे, कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है जॉन ऑस्टिन महोदय का है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये जो जॉन ऑस्टिन महोदय हैं, इन्होंने अपने जो कानून की धारणा थी उसमें जो ये प्रचलित मान्यताएं थी, इनका इन्होंने कोई स्थान नहीं दिया है, क्योंकि इनका मानना है कि प्राकृतिक कानून, दैवी कानून, ये सब प्रथाएं, परंपराएं, इनमें क्या होता है, इनमें जो संप्रभु होता है उसका आदेश समाहित नहीं होता, इसलिए ये सब कानून नहीं है। कानून क्या है? जो संप्रभु का आदेश है वही कानून है, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। नेक्स्ट देखेंगे, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, ये कहने वाले भी ऑस्टिन महोदय हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है लॉक के द्वारा कहा गया है। बहुत ही फेमस कथन है ये। लॉक ने इसको बोला है, इसलिए कहा है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, क्योंकि कानून नहीं होगा तो लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं होगी, फिर तो उनको अपने अधिकारों की रक्षा शक्ति के भरोसे ही करनी पड़ेगी। इसलिए इन्होंने बोला है कि स्वतंत्रता की तभी होगी जबकि हमारे जहां पर कानून होगा, क्योंकि कानून सारी चीजों को मेंटेन करेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इनकी फेमस पुस्तक, अगर लॉक की फेमस पुस्तक की बात करें तो टू ट्रूटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इन्होंने जो है इसमें ये बातें इन्होंने कही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दंड का प्रतिपारक सिद्धांत, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है किसके? बदले के सिद्धांत पर। निवारक है ये, या अपराधी को सुधारने का सिद्धांत पर आधारित है? ये पर प्रेम के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो प्रतिकारात्मक सिद्धांत है ये बदले के सिद्धांत पर आधारित है कि जिस अपराधी ने क्या किया है, दंड किया है, मतलब अपराध किया है, तो उसको अवश्य ही दंड मिलना चाहिए। जैसा उसने कर्म किया है उसको वैसा ही फल मिलना चाहिए। और इसको आगे कहते हैं कि आंख के बदले आंख, जैसे जिस प्रकार का उसने अपराध किया है उसी प्रकार का उसको दंड मिलना चाहिए, आंख के बदले आंख, और इस तरह की बातें ये करता है। नेक्स्ट देखेंगे, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह है मूल विषयक, प्रक्रियात्मक, वितरक और प्रतिमानित। तो ये करता है प्रक्रियात्मक। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। विधि का शासन का मतलब है कि शासन विधि का होगा और उसके सामने जो है सभी लोग बराबर होंगे, चाहे उनका पद कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी समूह से आ रहे हो, किसी भी वर्ग से हो, लेकिन वो विधि के सामने समान है और विधि का जो कानून कहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है सबको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है, किस पर है? मैक्स वेबर की बात यहाँ पर हो रही है तो इनका है विधि संरचना पर। जो मैक्स वेबर का कार्य ये विधिक संरचना पर संकेंद्रित है। और मैक्स वेबर कहाँ से थे? तो ये जर्मन से थे और आधुनिक जर्मन समाज वैज्ञानिक हैं ये। कौन? मैक्स वेबर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। उपर्युक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा जो है सालमन के द्वारा दी गई कि कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। ये सालमन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत, कमांड थ्योरी ऑफ लॉ का उन्नायक कहा जाता है? तो ये हमारे जॉन ऑस्टिन महोदय हैं, इन्हीं को कहा जाता है। इन्होंने जो है कानूनी प्रभुसत्ता को विस्तार से विवेचित किया है और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, जॉन ऑस्टिन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून का सर्वमान्य स्रोत है, तो कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है? विधानमंडल। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा जो ये डिग्वी है ये बोलते हैं। ये एक बहुलवादी विचारक है और बहुलवादी विचारों में दो चीजें बहुत ज्यादा हैं। एक तो ये राज्य को सर्वोच्च संस्था नहीं मानते, कहते हैं कि और भी संस्थाएं हैं समाज में, जैसे कि परिवार, चर्च, स्कूल, ये भी राज्य के समान ही हैं, इनको भी जो है सत्ता मिलनी चाहिए। और इसी तरह ये भी नहीं मानते हैं कि जो कानून, ये भी कहते हैं साथ में कि कानून राज्य से सर्वोच्च है, यानी कि राज्य से ऊपर है कानून। तो ये है, और ये कथन जो कहा गया है ये किसके द्वारा? डिग्वी के द्वारा कहा गया, बहुलवादी हैं ये। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित विचार किसने दिया है? राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। ऐसा कहने वाले कौन है कि राज्य विधि का नहीं वरन राज्य का निर्माण करती है, जो विधि है वो राज्य का निर्माण करती है। तो ये कथन जो है क्रैब के द्वारा कहा गया है कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि जो है राज्य का निर्माण करती है। तो यही बात मिलती जुलती मैकाइवर ने भी कही है कि राज्य जो है कानून का शिशु एवं जनक दोनों है, क्योंकि पहले कानून के द्वारा कुछ नियम कानून द्वारा राज्य बनता, फिर वही राज्य जो है कानूनों का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि विधि राज्य का निर्माण करती है, यानी कि सबसे पहले जो भी थोड़े बहुत नियम कानून के द्वारा राज्य का जो निर्माण किया गया है तो वो विधि थी, तो इसलिए इन्होंने विधि को सर्वोच्च माना है, ऊपर माना है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश को विधि का शासन का परंपरागत स्थान माना जाता है? तो विधि के शासन का परंपरागत स्थान किस देश को माना जाता है? तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर इंग्लैंड राइट हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम क्या हुआ था, विधिक सर्वोच्चता पर बल दिया गया था और अनेक जो परंपराएं थी इन सभी को कानून का रूप दिया गया था। तो इंग्लैंड को विधि के शासन का एक परंपरागत स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्या है कि विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो विधि के शासन का जो आधुनिक संकल्पना है ये किसको ये श्रेय मिल रहा है? तो ये श्रेय जो है एवी डाइसी को दिया जाता है। अभी हमने बात इसके पहले भी की है कि विधि के शासन की जो है किसने विवेचना की है, तो ये डाइसी महोदय थे। सो इनका सबसे ज्यादा काम इसी विधि के शासन के रूप में देखा जाता है। और यदि हम बात करें कि सबसे पहले इन्होंने ही जो है इस संकल्पना को विवेचित किया है, साथ में विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना का उदय अगर कहाँ होता है तो वो ब्रिटेन में होता है। दोनों ही चीजें याद रखनी है कि विधि के शासन का जो आधुनिक समय में कहाँ पर उदय हुआ, तो वो स्थान है ब्रिटेन। उसको घुमा फिरा के कई तरह से पूछते हैं, परंपरागत स्थान, जन्म स्थान, जो भी है। और विधि का शासन क्या है, सर्वप्रथम एवी डाइसी से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, अब आ गया कानून का शासन का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना होता है। जो कानून का शासन है इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है? तो ये सभी हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, नागरिकों की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, न्यायपालिका की स्वाधीनता भी होनी चाहिए, जो कि हमारे आर्टिकल 50 में हमारे यहाँ भी दिया गया है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे, मैक्स वेबर के अनुसार सर्वश्रेष्ठ वैध सत्ता क्या है? मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ताओं की बात की है और इसमें सबसे ज्यादा जो इन्होंने जिसको मान्यता दी है वो है विधिक विवेकपूर्ण। विधिक विवेकपूर्ण, ये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और वैसे इन्होंने चमत्कारिक, परंपरागत, इनकी भी बात की है। नेक्स्ट क्या है, जवाबित का सिद्धांत संबंधित है। तो यहाँ पर है प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून, शाश्वत कानून या राज्य कानून। तो जवाबित का संबंध है राज्य कानून। ये दैवीय कानून, प्राकृतिक कानून, इन सबके अपोजिट होता है। और जैसे कि पुराने समय में क्या होता था, शरीयत, जो मुगल काल में शरीयत चलता था और उसके साथ साथ शरीयत में दैवीय कानून आ जाते थे और उसके साथ साथ जवाबित कानून भी चलते थे, जो कि राज्य के कानून होते थे। वो इसका भी अस्तित्व था, शरीयत का ज्यादा होता था पर इसका भी अस्तित्व था जो जवाबित। तो किससे है? ये राज्य के कानून से संबंधित हो जाता है। और इसी जवाबित सिद्धांत मतलब कानून को फॉलो करने के लिए या उनको लागू करवाने के लिए जो अनेक प्रकार के विधिक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उस समय में। और आज के समय में बात करें तो संसद है, संसद इसी के अंडर, इसके तहत आ जाएगी, क्योंकि संसद में ऐसे कानूनों का निर्माण
किया जाता है, संसद ही जो है कानूनों का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखेंगे, किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिसको प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। तो किसके द्वारा है ये? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से? सालमन, डायसी, ऑस्टिन, हालैंड। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क भी है। आप सभी कमेंट करेंगे, जिसको जिसको भी पता है कमेंट करेंगे या फिर पता करके बताइए कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कथन किसके द्वारा दिया गया है। गिवन ऑप्शन आपके सामने है और ये आपका हो गया होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बता दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग भी थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, माइंड की एक्सरसाइज करवाइए और इसका आंसर हमें दीजिए। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, सक्सेस की ओर बढ़ते रहिए, क्योंकि सक्सेस की कुंजी करें, चाबी कहें अगर हम, तो वो एक दिन की पढ़ाई में नहीं है, वो लगातार कॉन्स्टेंटली आपको पढ़ना पड़ता है और तब जाकर के सफलता मिलती है। वो टाइम आप चाहे डेली कुछ कम घंटे देकर के बहुत लंबा खींचते हैं या ज्यादा घंटे देकर के 2-3 महीने में ही आप निकाल सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना टाइम देते हैं। उस लेवल तक आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। वो लेवल आप चाहे 3 साल में अचीव करें या फिर 3 महीने में ही अचीव कर लें। वो लेवल जो है, उस लेवल तक आपको जितना आपको नॉलेज चाहिए, उस नॉलेज के उस लेवल तक आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उस लेवल को अचीव कर लेते हैं या फिर कितनी लेट में अचीव करते हैं। ये आप पे टोटली डिपेंड होता है। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि विदाउट कंफर्ट जोन से निकले कुछ मिलता नहीं है। तो अच्छा है कि कंफर्ट जोन से आप निकल जाइए, क्योंकि आगे आगे चीजें और डिफिकल्ट ही हो रही हैं। चीजें नई नई पॉलिसीज आ रही हैं, नए नए उसमें नियम जुड़ रहे हैं। और जैसे कि यूपी पीजीटी में अभी तक सिर्फ सिलेबस से संबंधित सब कुछ होता था, अभी बहुत सारी चीजें जुड़ने वाली हैं। तो आगे आगे चीजें डिफिकल्ट हो रही है, फटाफट निकालिए और फुर्सत कीजिए। वैसे भी ज्यादा रगड़ने की जरूरत होती नहीं है, फटाफट सिलेक्शन लीजिए और लाइफ का भी इंजॉय करना होता है। इसी के साथ आज का सेशन मैं वाइंड अप करूंगी यहीं पर। साइनिंग ऑफ, प्रतिमा सिंह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।